ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। क्वेश्चन 8, अयोध्या लिमिटेड, सम्स वाले पेजेस। तो इसका पार्ट 1 वीडियो लेक्चर मैंने पहले बनाया था, ये पार्ट 2 है। अब ध्यान दो, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 तक बता दिया था, फॉर्मेट पूरा ब्लैंक फॉर्मेट बता दिया था पूरा। एडजस्टमेंट 1 2 3 हम लोग कर चुके हैं, अभी एडजस्टमेंट 4। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ये दो जगह पे काम आता है। स्टेप मेथड 1 में स्टेप 2, और मेथड 2 में स्टेप 3, ये दो जगह पे 10% काम आएगा। सुनना ध्यान से, जब हम फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं बुक वैल्यू मेथड, जब हमारा पहला मेथड सॉल्व होता है बुक वैल्यू मेथड, इस बुक वैल्यू मेथड का जो स्टेप 2 होता है, इस बुक वैल्यू मेथड का जो स्टेप 2 होगा उसमें 10% हमको काम आएगा। सुनते रहो, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल जितना भी आएगा मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो जितना भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय ये एक्सपेक्टेड रेट करेंगे 10%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। एक यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में ये एक्सपेक्टेड रेट काम आएगा 10%। दूसरा, जब हम लोग सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं, तो इसलिए पूरा फॉर्मेट पहले से बना हुआ हो तो अच्छा। तो सेकंड मेथड मतलब मार्केट वैल्यू मेथड, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड मतलब मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड में, मार्केट वैल्यू मेथड में जो हमारा स्टेप 3 होता है, मार्केट वैल्यू मेथड में स्टेप 3, ये इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे डिवाइड होता है। जब हम मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिवाइड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है एक रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 है। ठीक है, ये टाइप ए इक्विटी शेयर्स में भी काम आएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। और जब हम टाइप बी इक्विटी शेयर, टाइप बी सॉल्व करेंगे, वहां पे भी ये एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड हो जाएगा। तो दो जगह पे काम आता है, पहले मेथड में स्टेप 2 और दूसरे मेथड में स्टेप 3, दो जगह पे एक्सपेक्टेड रेट काम आता है। अब हम लोग वापस क्वेश्चन में जाते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट पे पहुंचे थे हम लोग? हम लोग पहुंचे थे एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। 4 हो गया। अब आपको लगता हो कि अगर इतना हमको याद नहीं रहेगा कि एक्सपेक्टेड रेट, तो कैसे हमको याद रहेगा, यहाँ पे भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि सारे स्टेप्स का ब्लैंक फॉर्मेट पहले से ही बना लो। सारे स्टेप्स के फॉर्मूला अगर आपके पहले से ही लिखे होंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब फिफ्थ एडजस्टमेंट, द गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये पहले मेथड के स्टेप 5 में काम आएगा, ये वाला 2 years परचेज। तो मैं फर्स्ट मेथड में जाऊंगा, स्टेप 5 में जाऊंगा। फर्स्ट मेथड का जो स्टेप 5 है, ये इसमें हमको ये 2 years परचेज काम आएगा कि गुडविल की वैल्यू इज जितना भी सुपर प्रॉफिट हो मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज, जितना भी सुपर प्रॉफिट हो मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज। अब सुपर प्रॉफिट आएगा हमारा स्टेप 4 में थे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। आगे बस एडजस्टमेंट हो गई सारी कंप्लीट। क्वेश्चन में जाते हैं फिर से। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब फर्स्ट मेथड, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ओके, अब ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, ये कहीं पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पे भी लायबिलिटी में नहीं आता है, बट हाँ दोनों मेथड में ये सब पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अमाउंट सब काम आते हैं। मैं इजी शॉर्टकट बताऊं, यहाँ स्टेप्स में भी बताऊंगा। पहले मेथड में अनकॉल्ड अमाउंट काम आता है और दूसरे मेथड में पेड अप कैपिटल काम आता है सब जगह पे। तो ध्यान देना, ये 2,50,000 और 3 लाख अभी नहीं, इसका मैंने टेबल भी बनाया, धीरे धीरे काम आएगा। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 लाख, ये जो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल है 2 लाख, ये पहले मेथड में स्टेप 1 में माइनस हो जाएगा। 2 लाख 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल। फर्स्ट मेथड में जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल होता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसमें 2 लाख रुपीज हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लेस 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल।
यहाँ पे लिखूंगा मैं लेस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, सही बात है, लेकिन इसका जो डिविडेंड होगा 2 लाख रुपीज का 10% डिविडेंड, ये आएगा 20,000। अगर आप 20,000 अभी से ही दोनों एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर दो 20,000 तो भी चलेगा। अगर आपको अभी याद नहीं रहता है तो बाद में हमने फॉर्मेट बनाया हुआ ही है। एक है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, उसमें होता है ITD, डी फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। एक होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स, उसमें होता है TGD, डी फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो अगर आपको अभी याद नहीं रहता है तो बाद में अपने आप फॉर्मेट बनाया तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। मैं अभी से ही माइनस कर देता हूँ। पहले मेथड का स्टेप 3C, पहले मेथड का स्टेप 3C, ये जो ITD फॉर्मेट होता है, इस ITD फॉर्मेट में यहाँ पे 2 लाख का 10% 20,000 ये मैं माइनस कर दूंगा। 2 लाख का 10% 20,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 ईयर कंपल्सरी, और ये आएगा 2 लाख रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 10%। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड हमको माइनस करना कंपल्सरी होता है। ITD में भी, मतलब एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में भी, और एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स में भी। अब एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स कहाँ पे है? वो सेकंड मेथड के पहले स्टेप में। सेकंड मेथड के पहले स्टेप में ये जो TGD फॉर्मेट था, इसमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड आएगा, यहाँ पे 20,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड। यहाँ पे 20,000 माइनस हो जाएगा, 1 ईयर कंपल्सरी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो 2 लाख रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 10%, 2 लाख रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 10%, 20,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड। दोनों में, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में भी, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स में भी माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद वापस क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचे थे हम लोग। पहुंचे थे ओल्ड बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल कैपिटल था 2 लाख, ये स्टेप 1 में माइनस किया, और इसका डिविडेंड दोनों एवरेज प्रॉफिट में माइनस किया। रिजर्व एंड सरप्लस जो जनरल रिजर्व है 1,90,000, ये कहीं पे भी नहीं आता। जनरल रिजर्व कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं करना है। फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, ये भी आपको कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं करना है। जनरल रिजर्व का भी कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं। और जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है वो भी आपको कहीं पे भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। ये रिजर्व्स है, रिजर्व्स का आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, फिर आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स 1,25,000। तो 1,25,000 में लिखूंगा स्टेप 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में, मैं 1,25,000 लाइबिलिटीज में लिखूंगा। लेकिन ये जो 10% है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10%, इस 10% का हमको कुछ नहीं करना। ये 10% हमारे काम का नहीं है, बस 1,25,000 काम का है। तो 1,25,000 हम लोग स्टेप 1 में लाइबिलिटीज में यहाँ पे 1,25,000 लेस लाइबिलिटीज में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी होती है 1,25,000। आगे 10% का आपको कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया। फिर आपको दिया हुआ है लाइबिलिटीज में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी होती है। हाँ, ये लाइबिलिटी होती है। वर्कर्स का खाली एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर्स का खाली एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड लाइबिलिटी नहीं होती है। बाकी वर्कर्स का कोई भी फंड हो वर्कर्स का, वो लाइबिलिटी होती है। मतलब प्रोविडेंट फंड भी वर्कर्स का होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, सुपर एन्यूएशन फंड, वर्कर्स वेलफेयर फंड, ट्रेनिंग फंड। तो ये सब हमारे हमारे लाइबिलिटीज में हमको लिखना होता है। वर्कर्स का खाली एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड लाइबिलिटीज में नहीं लिखना होता है, बाकी वर्कर्स के सारे फंड लिखने होते हैं। ये 15,000 रुपए प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज में लिखेंगे। हाँ, स्टेप 1 लेस लाइबिलिटीज में 15,000 प्रोविडेंट फंड लिखेंगे। ये स्टेप 1 पहले मेथड का, इसमें 15,000 रुपए प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपए हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। आगे फिर वापस ओल्ड बैलेंस शीट में जाते हैं। फिर हमको दिया हुआ है डिप्रिसिएशन फंड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑन मशीन। तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग में मार्केट वैल्यू दी हुई थी। अब लैंड एंड बिल्डिंग में अगर मार्केट वैल्यू दी हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला डिप्रिसिएशन फंड काम का नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग का, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई थी। मशीनरी में मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो मशीनरी का ये जो डिप्रिसिएशन फंड है 50 to 500 ये हमारे काम का है। ये देखो मशीनरी का एसेट साइड पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। मशीनरी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3.5 लाख। ये 3.5 लाख मैं एसेट्स में लिखूंगा,
उसमें तो ये 52,500 मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड मैं माइनस करके ही लिखूंगा, मतलब मैं माइनस करूंगा। तो 3.5 लाख 3,50,000 माइनस 52,500। तो मैं एसेट साइड पे जाऊंगा, 3.5 लाख माइनस 52,500, ये मैं लिखूंगा मशीनरी। एसेट साइड माइनस लायबिलिटी साइड, मतलब कॉस्ट प्राइस, मशीनरी का कॉस्ट प्राइस माइनस मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड। तो 3.5 लाख रुपए में दे 3.5 लाख 3,50,000 माइनस 52,500, तो बाकी मशीनरी बचेगा 2,97,500, इतना हम लिखेंगे आगे। अब वापस हम पहुंचे थे लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे डेप्रिसिएशन फंड पे पहुंचे थे। इसके बाद है ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स 49,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आता है, हाँ आता है 49,000, ये मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा 49,000 क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन फंड था, डेप्रिसिएशन फंड हम लायबिलिटी में प्लस नहीं करेंगे, हम एसेट में भी माइनस कर देंगे मशीन का डेप्रिसिएशन फंड। क्रेडिटर्स आएगा लायबिलिटी में, वो हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई थी। एक बार मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो ये बुक वैल्यू हमारे काम का नहीं है, ये 375 हमारे काम का नहीं है। मशीनरी हो गया। गुडविल, ओल्ड गुडविल कभी भी किसी भी चैप्टर में नहीं लेते। ये जो ओल्ड गुडविल है 1,25,000, जिंदगी भर कोई भी चैप्टर में ओल्ड गुडविल हम नेट एसेट्स में नहीं लेते हैं, कोई भी चैप्टर में। ये ओल्ड गुडविल है, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में जो शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी होता है, जो शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी होता है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है, टी फॉर ट्रेडिंग। और 10% जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने तैयारी वाले पेजेस में पूरी लिस्ट लिखाई है कि कौन सा ट्रेडिंग होता है, कौन सा नॉन ट्रेडिंग होता है। तो शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी और 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनके परसेंटेजेस का आपको अभी अभी फिलहाल ये 12 और 10% फिलहाल काम का नहीं है, पहले अमाउंट पे वैल्यू पे आते हैं। शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 75,000, चलो शुरू करते हैं। शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 75,000, ये स्टेप 1 में आएगा। 75,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है 75,000, ये स्टेप 1 में आएगा, ठीक है। इसके बाद शेयर्स ऑफ प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट, ये 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000, ये भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी स्टेप 1 में आएगा। 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000, 15,000, 15,000 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। ये भी हम लोग कहां पे लिखेंगे, स्टेप 1 में एसेट्स में लिखेंगे। ये 12% का आपको कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है हमारा ये वाला 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है, ये स्टेप 6 में आता है। मतलब ट्रेडिंग वाले दोनों कहां पे आते हैं, स्टेप 1 में। नॉन ट्रेडिंग वाला कहां पे आता है, स्टेप 6 में। 50,000 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 50,000, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000, स्टेप 6 में जा रहा हूं मैं, ये स्टेप 6 50,000, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये 50,000 स्टेप 6 में आएगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका इंटरेस्ट अगर आपको अभी याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं भी याद रहेगा तो भी हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है फॉर्मेट में आ ही जाएगा। ये होगा 50,000 का 10% इंटरेस्ट मतलब 5,000, ये हुआ आई आई फॉर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है ये पहले मेथड के स्टेप 3C में आता है। 50,000 का 10% 5,000,
आपको याद नहीं भी रहेगा कि अभी सॉल्व करना, तो बाद में हो ही जाएगा, चिंता मत करो। तो 50,000 जो हमारी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, उसका 10%, मतलब 50,000 का 10% होगा 5,000। ये हम लोग माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 50,000 का 10%, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। ठीक है, 5,000 इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? मैं पहुंचा था ओल्ड बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में मैं आपको बता रहा था कि जो दोनों ट्रेडिंग वाले हैं वो स्टेप 1 में, जो नॉन ट्रेडिंग वाला है वो स्टेप 6 में। फिर लिखा हुआ है अदर नॉन करंट एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहीं पे भी नहीं आता, कहीं पे भी ये प्लस माइनस नहीं होता, ये फिक्टिशियस एसेट होता है। तो ये कहीं पे भी आपको प्लस या माइनस नहीं करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फिर आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है। करंट एसेट में इन्वेंट्री स्टॉक दिया हुआ है 99,500, ये हम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे स्टेप 1 में, पहले मेथड का स्टेप 1। स्टॉक 99,500, स्टॉक 99,500 पहले मेथड के स्टेप 1 में, 99,500 स्टॉक। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फिर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स माइनस बीडीआर, 75,000 माइनस 3,000, 72,000। तो अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ कि डेटर्स में कौन सी वैल्यू लें, तो एक शब्द याद रखना। डेटर्स में कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो एक शब्द याद रखना, आउटर कॉलम। डेटर्स का आउटर कॉलम हमारे काम का है, 72,000 ये लेंगे। डेटर्स कभी भी कंफ्यूज हो जाओ डेटर्स में, याद रखो आउटर कॉलम। तो हम डेटर्स लेंगे, हाँ लेंगे 72,000, जो डेटर्स का आउटर कॉलम है, माइनस बीडीआर माइनस करने के बाद डेटर्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आउटर कॉलम लेना है 72,000। डेटर्स के बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश बैलेंस 30,000 ये लेते हैं, हाँ लेते हैं, 30,000 कैश बैलेंस लेंगे। कैश बैलेंस 30,000 एसेट्स में लेंगे 30,000। अब जो क्वेश्चन था पूरा वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में थे मैंने एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व कर दी और ओल्ड बैलेंस शीट के एंटिक आइटम्स भी सॉल्व कर दिए। अब हमको सारे स्टेप्स लाइन वाइज खुद ही टैली, खुद ही बैलेंस करने। सुनते रहो। ओल्ड बैलेंस एडजस्टमेंट्स हो गए सारे, डन डन। ओल्ड बैलेंस शीट हो गई, हो गई। ठीक है, अभी बैलेंसिंग करेंगे, सारे आंसर्स खुद ही टैली करेंगे, देखते जाना। अब पहले मेथड का स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसमें एसेट्स का टोटल करेंगे पहले। अब एसेट्स का टोटल, अब बस बैलेंसिंग करना है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ध्यान देना। एसेट्स का टोटल पहले स्टेप में 1039,000, ये हमारे एसेट्स का टोटल आ रहा है 1039,000, 10,39,000 एसेट्स का टोटल। अब लाइबिलिटीज का टोटल, लाइबिलिटीज का टोटल 125 और 15 और 49, लाइबिलिटीज का टोटल है 1,89,000। ओके, अब प्रेफरेंशियल कैपिटल एक ही अमाउंट है 2 लाख, ये 2 लाख हम लोग कर देंगे माइनस में, माइनस साइन हटा रहा हूँ, माइनस साइन हटा दी। अब मेरे को एसेट्स के टोटल में दे, लाइबिलिटीज भी माइनस करनी है और ये 2 लाख भी माइनस करना है एसेट्स के टोटल में दे। तो हमारा एसेट्स का टोटल था 10,39,000, तो मेरे को 10,39,000 में दे 189 भी माइनस करना है और 2 लाख भी माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 10,39,000 माइनस 189 माइनस 2 लाख। मेरा आंसर आ गया 6,50,000। ये 6,50,000 है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। दो कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं, फॉर गुडविल अलग होता है, फॉर शेयर्स अलग होता है। तो ये 6,50,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। ये 6,50,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आया, इसका 10% हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ऑब्वियसली ये आएगा 65,000। 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 65,000 आएगा। 65,000 रुपीज, ये 65,000 रुपीज हुआ हमारा
क्या? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप 2 का आंसर। अब एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था 1,22,000, हमने इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया था 3,05,000। ठीक है, एडजस्टमेंट्स कोई दी हुई नहीं है, तो 3,05,000 में से कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा कि कोई एक्सपेंस लिखना बाकी है या कोई इनकम लिखना बाकी है, वो नहीं दिया हुआ है। इसके बाद सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, वो भी करने की जरूरत नहीं है। 3,05,000 सिंपल बोलो तो भी यही है, वेटेड बोलो तो भी यही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3,05,000 एडजस्टमेंट्स भी नहीं दी हुई है। और सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज कब होता है? जब अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया हो। फिर आ जाते हैं हम लोग सीधा हमारे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 3,05,000, ये जो हमने बिफोर टैक्स फाइंड आउट किया 3,05,000। ये 3,05,000 हम लेके जाएंगे स्पेसिमेन में, इसमें से 5,000 हम माइनस कर देंगे। तो 3,05,000 में से 5,000 इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 3,00,000। इस 3,00,000 रुपए पर हम टैक्स निकालेंगे। आपको याद है टैक्स 60% था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 60% टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिखा दूं एक बार, टैक्स का परसेंटेज 60% था, ये रहा, ये रहा, आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स। तो अभी हम लोग 60% टैक्स निकालेंगे 3,00,000 रुपए का, ये 3,00,000 रुपए का 60% टैक्स। इस 3,00,000 पे 60% टैक्स निकालेंगे, लेस टैक्सेस 60% ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है हमारा 3,00,000 रुपए, तो 3,00,000 रुपए का 60%, ऑब्वियसली 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100, ये आएगा 1,80,000। ये 1,80,000 हम लोग माइनस कर देंगे, 1,80,000। अब आप 3,00,000 रुपए में थे 1,80,000 माइनस कर दोगे तो बाकी आएगा 1,20,000। इस 1,20,000 में थे आप 20,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा 1,00,000। तो ये जो 1,00,000 आया, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल है। ये 1,00,000 एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल स्टेप 4 में काम आएगा। स्टेप 4 है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में ये एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल 1,00,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपको याद होना चाहिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था, स्टेप 2 का आंसर। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था हमारा ये वाला 65,000। तो ए माइनस ई, मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ ए माइनस ई, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। तो एवरेज था हमारा 1,00,000 और एक्सपेक्टेड था हमारा 65,000। तो 1,00,000 माइनस 65,000 बाकी 35,000 रुपीज। ये 35,000 रुपीज हमारा 35,000 रुपीज हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 35,000। ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट आ गया, सॉरी सुपर प्रॉफिट आ गया 35,000। अब जो सुपर प्रॉफिट आया 35,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स परचेज करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये 2 ईयर्स परचेज है, तो हम 35,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स परचेज करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा 70,000 रुपीज गुडविल। अब ये जो गुडविल आ गया 70,000 रुपीज, ये हम लोगों को स्टेप 6 में काम आएगा, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स में। ये गुडविल की जो मार्केट वैल्यू है 70,000, ये हमको काम आएगी स्टेप 6 में। स्टेप 6 का नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, उसमें ये 70,000 काम आएगा गुडविल की न्यू वैल्यू। अब यहाँ पे मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मतलब स्टेप 1 का आंसर भी चाहिए। स्टेप 1 का आंसर कितना था? स्टेप 1 का आंसर ये था 6,50,000। तो स्टेप 1 का आंसर 6,50,000, ये भी स्टेप 6 में काम आता है। गुडविल की न्यू वैल्यू, ये भी स्टेप 6 में आएगा। ट्रेडिंग सॉरी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये भी स्टेप 6 में आएगा। अभी अनकॉल्ड अमाउंट, अनकॉल्ड अमाउंट टाइप ए का कितना और टाइप बी का कितना। अनकॉल्ड अमाउंट मेरे को यहाँ पे लिखना है टाइप ए का और टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट। अनकॉल्ड अमाउंट का टोटल अमाउंट, तो अनकॉल्ड अमाउंट का टोटल अमाउंट टाइप ए का, ये हमने टेबल बनाया था स्टार्टिंग में। टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट था 2,50,000, ठीक है, और टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट था 0। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दूं अनकॉल्ड अमाउंट कौन सा बोल रहा हूं मैं। अनकॉल्ड अमाउंट मतलब जो स्टार्टिंग में हमने टेबल बनाया था ये वाला, इसमें टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट और टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट। तो टाइप ए में 5,00,000 रुपीज में से 2,50,000 पेड अप था, बाकी 2,50,000 अनकॉल्ड हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ 2,50,000। टाइप बी में 3,00,000 रुपए कैपिटल था, वो पूरा 3,00,000 रुपए पेड अप था, तो अनकॉल्ड हुआ 0। तो टाइप ए और टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट 250 और 0, ये हमको काम आएगा 2,50,000 और 0। ठीक है,
ये स्टेप 6 में काम आता है, अनकॉल्ड अमाउंट 2,50,000 और 0, तो इन दोनों को प्लस करें 250 और 0, तो ये हो जाएगा 2,50,000। अब ऊपर वाले सारे नंबर्स हम प्लस करें तो 6,50,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000, तो आएगा 10,20,000। ये 10,20,000 जो है इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, 10,20,000। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू अलग अलग है, मोर देन वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर आर गिवन एंड देयर फेस वैल्यूज आर डिफरेंट, सो ये जो 10,20,000 है इसको हम एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में? टाइप ए और टाइप बी का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब ये 10,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक रेशियो चाहिए। रेशियो किसका? टाइप ए और टाइप बी का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो टाइप ए का नंबर ऑफ शेयर्स, टाइप ए का नंबर ऑफ शेयर्स है 5,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी फेस वैल्यू है 100। टाइप ए का नंबर ऑफ शेयर्स है 5,000 और इसकी फेस वैल्यू है 100, तो मैं इस 5,000 और 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये आएगा 5 लाख। ये 5 लाख टाइप ए की टोटल फेस वैल्यू आ गई, 5 लाख रुपीस। टोटल फेस वैल्यू 5 लाख रुपीस टाइप ए का। अब टाइप बी का, टाइप बी का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो टाइप बी में नंबर ऑफ शेयर्स थे 30,000 और मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू था इनका 10, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू कितना आएगा? ऑब्वियसली 3 लाख रुपए आएगा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आएगा 3 लाख रुपए। अब हम 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का रेशियो निकालेंगे। अब 5 लाख और 3 लाख का रेशियो होता है, ऑब्वियसली 5 लाख और 3 लाख का रेशियो क्या होता है? 5:3, 5:3, 5:3, 5 लाख और 3 लाख का रेशियो आ गया। अब ये जो 5 लाख और 3 लाख का रेशियो है 5:3, इस रेशियो में जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स था 10,20,000, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स कितना था? ये था 10,20,000। इस 10,20,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, 5/8, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 में, 5/8 और 3/8। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो 10,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8, 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8। चलो, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टाइप ए और टाइप बी में। चलो आंसर देखते हैं क्या आएगा। इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, आ गया 6,37,500 टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड। टाइप बी में 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 382,500। ये दोनों का अपना अपना अलग अलग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स था 10,20,000 उसको हमने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब दोनों के अपने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को दोनों के अपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे। दोनों के अपने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को अपने अपने रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, फिर रेस्पेक्टिव जो भी अनकॉल्ड अमाउंट है पर शेयर वो माइनस करेंगे। तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए पहले आएगा, फिर टाइप बी आएगा, धीरे धीरे देखते जाना। टाइप ए का बुक वैल्यू, तो टाइप ए का बुक वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड टाइप ए का कितना आया? 6,37,500, ये टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, डिवाइडेड बाय टाइप ए के नंबर ऑफ शेयर्स। अब टाइप ए के नंबर ऑफ शेयर्स थे ये वाले 5,000, तो जिसका जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,37,500 डिवाइडेड बाय टाइप ए का नंबर ऑफ शेयर्स है 5,000, तो पहले इसको डिवाइड कर देने के बाद जो आंसर आए उसमें से आपको अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर माइनस करना है। पर शेयर जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो
वो माइनस करना है आपको। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर। अब टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर मेरे को याद है 5 रुपए था। 5 था कि 50 था? ये रहा 50 था। 100 रुपए फेस वैल्यू थी टाइप ए की, उसमें से 50 रुपीज पेड अप था, 50 रुपीज अनकॉल्ड था। ये वाला 50 रुपीज अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 50 रुपीज। ये पर शेयर अनकॉल्ड आपको माइनस करना है 50। कहाँ पे पहुंचे हम लोग? स्टेप 7 में पहुंच गए हम लोग। तो 6,37,000 टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टाइप ए का नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 माइनस टाइप ए का अनकॉल्ड अमाउंट 50 रुपीज। तो आपको पहले पहले आपको डिवाइड करना है। तो 6,37,500 डिवाइडेड बाय 5,000, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। तो ये आया 127.5। फिर आपको -50 करना है, मतलब पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है। अब यहाँ पे आपका 127.5 -50 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 77.5 रुपीज। 77.5 रुपीज ये आपका बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। बुक वैल्यू पर शेयर ऑब्वियसली इन रुपीज, बुक वैल्यू पर शेयर। तो ए का आंसर आ गया। ए का आंसर कितना आ गया? 77.5 रुपीज। अभी बी का आंसर इसी तरीके से टाइप बी सॉल्व करेंगे। टाइप बी में भी सेम फॉर्मूला, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड टाइप बी का। अब टाइप बी का कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, टाइप बी का कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया था ये वाला 382,500। 382,500 डिवाइडेड बाय टाइप बी के शेयर्स। तो टाइप बी के शेयर्स थे ये वाले, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 टाइप बी के। तो 3,82,500 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस अनकॉल्ड अमाउंट। मेरे को याद है टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 0 था। टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर 0 था, ये वाला। टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर ये 0 रुपीज था, पर शेयर 0। ठीक है, ये 0 हम लोग माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 382,500 डिवाइडेड बाय 30,000 शेयर्स, 382,500 डिवाइडेड बाय 30,000 शेयर्स, तो जो आंसर आए -0। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू आ गया टाइप ए का 77.5, ये बुक वैल्यू आ गया टाइप बी का 12.75। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। बाकी सेकंड मेथड और थर्ड मेथड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना लिख सकते हो आप लोग। और ये आंसर राइट है, 77.5 और 12.75 ये आंसर राइट है। या आप यहाँ से चेक कर सकते हो 77.5 और 12.75। बाकी सेकंड मेथड थर्ड मेथड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इतना लिख लो सब लोग।